रात के कुछ 10 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आरोही शीशे के सामने खड़ी खुद को निहार रही थी। शीशे में अपने आप को देखते हुए वो किसी गहरे ख्याल में खोई मुस्कुराए जा रही थी। तभी अचानक खिड़की के खुलने की आवाज से आरोही का ध्यान टूटा। आरोही झटके से उस ओर मुड़ी और देखा कि अचानक से तेज हवाएं चलने की वजह से खिड़की खुल गई थी। वो तुरंत खिड़की की तरफ बढ़ी और उसे बंद करने लगी, पर आरोही ने जैसे ही खिड़की के दरवाजे बंद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, खिड़की के पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। यूं अचानक किसी के हाथ पकड़ लेने से आरोही घबरा गई और उसके मुंह से निकला, कौन? इससे पहले कि आरोही कुछ और बोल पाती, उसने अपनी उंगली आरोही के होठों पर रख दी और उसकी कमर पकड़कर तेजी से पीछे की ओर धकेल दिया और उसके कान में धीरे से कहा, तुम्हारा आदित्य। ये सुनकर आरोही के माथे से टेंशन की लकीरें कुछ कम हुई और उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। उसके सामने उसका बॉयफ्रेंड आदित्य खड़ा था। इतनी रात गए आदित्य को अपने सामने देख आरोही ने उससे मजाकिया अंदाज में पूछा, इस वक्त यहां मेरे कमरे में आने की कोई खास वजह? इस पर आदित्य ने आरोही को अपने करीब खींचते हुए कहा, वजह है ना? आरोही ने फिर सवाल किया, और क्या है वो वजह? इस पर आदित्य ने आरोही के माथे पर आ रही उसकी लट को पीछे कान की तरफ फंसाते हुए रोमांटिक आवाज में कहा, तुम। इतना कहते ही आदित्य ने अब आरोही को टाइटली हग कर लिया और उसके होठों पर किस करने लगा। वैसे आरोही फिर कुछ कहने को हुई कि आदित्य ने श्श कर उसे चुप करा दिया। आरोही की धड़कन अब तेज होने लगी थी। तभी आदित्य ने आरोही को गोद में उठा लिया और उसे बेड पर पटक दिया। फिर धीरे धीरे वो आरोही के बदन से कपड़े उतारने लगा। कुछ ही देर में वो दोनों बिना कपड़ों के हो चुके थे और आदित्य पागलों की तरह आरोही के पूरे बदन पर किस किए जा रहा था। आदित्य का मस्कुलर बदन आरोही के ऊपर था। वो इस वक्त आदित्य की सांसें तक महसूस कर पा रही थी। आदित्य के प्यार का असर अब उस पर भी होने लगा था। वो न चाहते हुए भी आदित्य में खोते जा रही थी। धीरे धीरे आरोही ने खुद को आदित्य के सामने सरेंडर कर दिया और कुछ ही देर में आदित्य को अपने ऊपर से पलटकर खुद उसके ऊपर आ गई। अब वो भी आदित्य को पैशनेटली किस करने लगी। रात बहुत हो चुकी थी। 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। कमरे में अब बस घड़ी की सुइयों की टिक टिक की आवाज आ रही थी। आदित्य और आरोही बिना कपड़ों के बेड पर एक दूसरे की बाहों में जकड़े हुए गहरी नींद में सोए हुए थे। मगर घड़ी में जैसे ही 12 बजे आरोही की आंखें खुल गई। वो बेड से उठी और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगी। फिर एकाएक कमरे में तेज हवाएं चलने लगी, मानो कोई तूफान उमड़ रहा हो। हवा के झोंके के साथ एक सनसनाहट भरी डरावनी आवाज गूंज रही थी। आवाज होने से आदित्य की भी नींद खुल गई। आदित्य तुरंत उठ खड़ा हुआ और ध्यान लगाकर उस आवाज को समझने की कोशिश करने लगा। ये आवाज इतनी भयानक थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। अब तक आरोही अपने पूरे कपड़े पहन चुकी थी। इससे पहले आदित्य कुछ समझ और पूछ पाता, आरोही तुरंत खिड़की की तरफ बढ़ी और वहीं विंडो से छलांग लगा दिया। आरोही की छलांग लगाते ही वो तूफानी हवा भी शांत हो गई और उससे आने वाली आवाजें भी अचानक रुक गई। आरोही का घर बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर था। इतनी ऊंचाई से उसे छलांग लगाते देख आदित्य के होश उड़ गए। उसने दौड़कर आरोही का हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश की, पर तब तक वो हवा में लहराते हुए दूसरी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। आदित्य पछतावा करते रह गया और कुछ 1-2 सेकंड्स के भीतर ही धड़ाम की तेज आवाज के साथ आरोही जमीन पर जा गिरी। आरोही के कमरे की खिड़की पर खड़ा आदित्य अभी भी हारा हुआ सा उसे देख रहा था। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद आरोही के जिंदा बचने का कोई चांस नहीं था। यही सोचते हुए आदित्य खुद को कोस रहा था कि तभी कुछ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि आरोही गिरने के बाद तुरंत उठकर खड़ी हो गई और गली से निकलकर सामने रोड की तरफ बढ़ने लगी। आरोही के चलने के तरीके से पता चल रहा था कि इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद भी उसे खरोंच तक नहीं आई है। आदित्य ये देख शॉक्ड रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से ये क्या हो रहा है। इधर आरोही
सड़क पर बेसुध चली जा रही थी। आदित्य ने भी अब देर ना करते हुए आरोही का पीछा करना सही समझा और जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। फिर उसने भी तुरंत खिड़की से छलांग लगाया और एक ही छलांग में आरोही के घर से लगे 2-3 घरों की छतों को पार करते हुए चौथे घर की छत पर पहुंच गया, जहां से उसी वक्त आरोही गुजर रही थी। अब आरोही नीचे सड़क पर तेजी से चल रही थी और आदित्य एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाते हुए उसका पीछा कर रहा था। डरावनी आवाज के साथ वो तूफानी हवा भी आरोही के साथ आगे बढ़ रही थी। आरोही इतनी स्पीड से चल रही थी कि अगले 10 मिनट के भीतर ही वो अपने घर से 7 किलोमीटर दूर एक सुनसान गली में पहुंच चुकी थी। उस पूरी गली में इस वक्त एक चौकीदार के सिवा और कोई नहीं था। आरोही कुर्सी पर बैठे उस चौकीदार के सामने जा खड़ी हुई। उसके पीछे पीछे आदित्य भी वहां पहुंच गया था, पर वो आरोही से 8-10 कदम दूर खड़ा ये सब देख रहा था। चौकीदार कुर्सी पर से टिका गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक उसके कान में डरावनी आवाज गूंजने लगी। आरोही के साथ उसके पीछे पीछे आ रहा वो तूफान अब चौकीदार की कुर्सी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इस हलचल से चौकीदार की नींद खुल गई। नींद खुलते ही जब उसने सामने आरोही को देखा तो वो कुछ समझ नहीं पाया और चौंकते हुए पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? आरोही ने चौकीदार के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से हंसने लगी। वो इतनी डरावनी आवाज में हंस रही थी कि पूरी गली में उसकी हंसी गूंजने लगी। इस पर चौकीदार भी हंसने लगा और हंसते हुए बोला, कोई प्रैंक कर रही हो ना तुम? पक्का कोई कैमरा छुपाया होगा इधर ही कहीं। तुम आजकल के बच्चे भी। इससे पहले कि चौकीदार आगे कुछ बोल पाता, अचानक आरोही के दांत बाहर आने लगे। उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए। आंखों का सफेद हिस्सा लाल हो गया। इस वक्त आरोही किसी डरावनी चुड़ैल जैसी लग रही थी। ये देख चौकीदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके माथे से पसीना बहने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, चुड़ैल, चुड़ैल, बचाओ, बचाओ मुझे कोई। चौकीदार चिल्ला तो रहा था, पर उसकी आवाज उसके सिवा और किसी को नहीं सुनाई दे रही थी। उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ा आदित्य भी कुछ नहीं सुन पा रहा था सिवाय आरोही की डरावनी हंसी के। वो 1-2 कदम आगे बढ़कर ये जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर वहां हो क्या रहा था, पर तूफानी हवाओं और उसमें गूंजती आरोही की डरावनी हंसी के सिवा और कुछ नहीं देख पा रहा था। अब तक आरोही का सुंदर चेहरा किसी खूंखार जानवर के जैसा हो चुका था। उसके लंबे खूबसूरत बाल अब हवा में लहराते हुए झाड़ू जैसे लग रहे थे। ये देख उस चौकीदार को अब अपनी मौत की घड़ी नजदीक महसूस होने लगी। चिल्ला चिल्ला कर अब वो बुरी तरह से थक चुका था। फिर भी उसने एक बार आखिरी कोशिश करते हुए आरोही से कहा, जाने दो मुझे, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ये सुन आरोही ने हंसना बंद किया और उसे घूर के देखने लगी। अपनी बातों का असर होते देख चौकीदार ने गिड़गिड़ाते हुए आगे कहा, छोड़ दो मुझे, तुम जो कहोगे वो मैं दूंगा। ये सुन आरोही फिर से जोर जोर से हंसने लगी और देखते ही देखते उसने चौकीदार को गले से पकड़कर हवा में उठा दिया। अब चौकीदार को यकीन हो चुका था कि वो बचने वाला नहीं है, मगर फिर भी उसने हार नहीं माना और हाथ पैर फड़फड़ाने लगा। पर आरोही पर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसने देर न करते हुए चौकीदार को जमीन पर जोर से पटका और उसके सीने पर जा बैठी। अपनी मौत सामने देख चौकीदार ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से अपनी जान की भीख मांगने लगी। मगर अब आरोही के सिर पर खून सवार हो चुका था। उसने अब एक भी मिनट गंवाना सही नहीं समझा और अपने नुकीले नाखूनों को चौकीदार के सीने में घुसा दिया और एक ही झटके में उसके सीने को बीचों बीच से चीर दिया। आरोही के ऐसा करते ही चौकीदार की जान निकल गई और उसके सीने से निकले खून के छींटे आरोही के पूरे चेहरे पर फैल गए और भगवान से अपनी जान की भीख मांगने लगा। मगर अब आरोही के सिर पर खून सवार हो चुका था। उसने अब एक भी मिनट गंवाना सही नहीं समझा और अपने नुकीले नाखूनों को चौकीदार के सीने में घुसा दिया और एक ही झटके में उसके सीने को बीचों बीच से चीर दिया। आरोही के ऐसा करते ही चौकीदार की जान निकल गई
और उसके सीने से निकले खून के छींटे आरोही के पूरे चेहरे पर फैल गए। आरोही अब और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। आरोही की इस भयानक हंसी को सुन अब आदित्य बेचैन हो रहा था। अब और इंतजार नहीं कर सकता मैं, मुझे उसके सामने जाना ही होगा। ये कहते हुए आदित्य तेज गति से दौड़ा और उस तूफानी हवा को चीरते हुए उसमें बैठी आरोही के सामने जा खड़ा हुआ। पर वहां पहुंचते ही सामने का नजारा देख आदित्य के होश उड़ गए। आरोही अभी भी चौकीदार के सीने पर बैठी थी, अपने दोनों हाथों को उसके सीने के भीतर डालकर खून निकाल रही थी और उसे पिए जा रही थी। उसके पूरे चेहरे पर खून ही खून था। आप सुन रहे हैं मनीषा सिंह की लिखी कहानी आरोही।